नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में यशपाल आर्य, जो अभी तक पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, वरिष्ठ नेता हैं राज्य के, वो अपने बेटे के साथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में शामिल हो गए। बात इतनी सी नहीं है कि एक मंत्री और एक विधायक जो है वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया। उत्तराखंड में ये कोई नई बात नहीं है, नया सिलसिला नहीं है। वैसे भी यशपाल आर्य 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस से भाजपा में आए थे और वो लगातार उत्तराखंड से चुनाव जीतते रहे हैं। राज्य बनने के बाद, उससे पहले भी जीते थे, राज्य बनने के बाद वो कोई चुनाव हारे नहीं। अभी वो बाजपुर से विधानसभा सदस्य हैं। उनका बेटा 2017 में पहली बार विधायक बना बीजेपी के टिकट पर। इससे पहले वो चुनाव नहीं लड़ा। तो बात ये है कि यशपाल आर्य क्यों गए, इसको अगर आपको समझना है तो जोड़कर देखिए दो बातों से। एक, लखीमपुर खीरी में जो हुआ। दूसरा, हरीश रावत ने चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड लौटकर जो बयान दिया, उन दोनों को अगर आप मिलाइए तो इस पहेली का हल निकल आएगा कि आखिर यशपाल आर्य बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में क्यों वापस गए। और ये सिलसिला कई दिन से चल रहा था। 3 दिन से जो है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। उनकी कई दौर की मुलाकात जो है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से हो चुकी थी। हरीश रावत उनको लेकर आए थे। हरीश रावत के ही कारण 2017 में वो छोड़कर गए थे, किशोर उपाध्याय जो प्रदेश अध्यक्ष थे और हरीश रावत, क्योंकि इन दोनों लोगों ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। बेटे को टिकट नहीं मिला, पार्टी छोड़ दी। तो सिद्धांत में और उसमें कितना विश्वास है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन राजनीति में सब पार्टियों में कमोबेश ऐसे लोगों की भरमार है। तो मैं ये कह रहा था कि दो बातों से जोड़ कर देखिए। जब हरीश रावत ने ये कहा कि उत्तराखंड में भी कोई दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो उस समय मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था। मैंने भी कहा था, सब लोग यही समझ रहे थे कि ये तय हो गया है कि हरीश रावत 2022 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। ये फैसला जो है पार्टी के स्तर पर हो गया है, इसलिए अपने फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये बयान दे दिया है। ये बात गलत नहीं थी, ये बात तो सही है ही। लेकिन इसके पीछे एक और कारण था। वो दरअसल यशपाल आर्य को संदेश दे रहे थे। हरीश रावत नहीं चाहते कि कोई और जो उनका प्रतिद्वंदी हो, जिसको वो नहीं चाहते, ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए। उस समय उनके बयान पर इसलिए भी आश्चर्य हुआ था कि उत्तराखंड में दलितों की आबादी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पंजाब की तरह 32% नहीं है, 18.76% है कुल मिलाकर। यहाँ जो 2 डोमिनेंट कास्ट हैं वो ठाकुर और ब्राह्मण हैं। तो इसीलिए बारी बारी से इन्हीं वर्गों से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनता है। तो हरीश रावत को पता चल गया कि ये उनका आखिरी दांव है, उनकी आखिरी पारी है जिसमें वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने जो है यशपाल आर्य पर दांव लगाया और ये लगाकर ही, ये सोचकर, ये तय करके ही उन्होंने ये बयान दिया था। अब मैंने दूसरी बात कही कि लखीमपुर खीरी से भी इसका संबंध है। तो देखिए, लखीमपुर खीरी से संबंध ये है कि वहाँ जो कुछ हुआ है वो 4 सिख मारे गए हैं। वो किसान हैं नहीं हैं इस बहस में अभी नहीं पढ़ते हैं, लखीमपुर का मामला अलग है। 4 लोग जो मारे गए, 4 के चारों सिख हैं। सिखों में वहाँ नाराज़गी है। और जो उधम सिंह नगर है, जिला है उत्तराखंड का, उसमें सिखों की ठीक ठाक आबादी। उस ज़िले में 7 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जिन पर सिख प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। बाजपुर से विधायक हैं वो, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी सिखों की जो है आबादी अच्छी खासी है। उनको मालूम था कि इस घटना के बाद बाजपुर से उनके लिए बीजेपी के टिकट से जीतना शायद मुश्किल हो जाए। जीत हार क्या होगी वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन उनको लगा कि ये मुश्किल हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात देखिए, वो बीजेपी में उस तरह से समायोजित नहीं हो पाए। जिस तरह की उनकी राजनीति रही है उसमें बीजेपी में उनके लिए उस तरह के अनुशासन में चलना, उस तरह की बातें करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। दूसरा,
बेटा चूँकि विधायक बन चुका है तो उसका अब आगे का भविष्य का देखना है, आगे का रास्ता देखना है। तो उनको पता था कि बीजेपी में रहते हुए वो और उनका बेटा दोनों सरकार में शामिल नहीं हो पाएंगे किसी भी हालत में। तो बेटे को अगर मंत्री बनाना है तो उनको राजनीति से बाहर जाना पड़ेगा, और उनको खुद बने रहना है तो बेटे को इंतज़ार करना पड़ेगा, बेटा मंत्री नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए, भारतीय राजनीति में बहुत से लोग होते हैं जो केवल परिवार को देखकर, पारिवारिक गणित, अपनी हार जीत, मंत्री बने नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, कहाँ बन सकते हैं, कहाँ नहीं बन सकते हैं, ये सब गुणा भाग करके आते हैं। और 2017 में वो इसी इरादे से आए थे, तो इसलिए कोई वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं आए थे। तो कांग्रेस से आए थे, कांग्रेस में वापस चले गए। अब इस घटना से 2-3 बातें पुष्ट होती हैं। एक, ये जो लखीमपुर का मामला है पूरा, वो दरअसल सिखों का मामला है। इसमें किसान आंदोलन, किसान नेता, इन सब का कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो कल रात में वीडियो बनाया था उसमें विस्तार से बताया कि किस तरह से ये पूरा मुद्दा सिखों का मामला है और कब से चल रहा है, क्या वजह हैं, ये सब बता चुका हूँ। तो इस किसान आंदोलन में जो कई परतें हैं उनमें से एक परत ये है, पहला नुकसान बीजेपी को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में होने की आशंका बनी है। दूसरे लोगों की तरफ से कहें तो संभावना बनी है। तो वो होगा कि नहीं होगा अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिख निर्णायक भूमिका में हो, जिसके साथ हो जाए वही जीत जाए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये लेकिन एक कैलकुलेशन है, एक रिस्क लिया। और यशपाल आर्य को गेन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि पंजाब में जो हुआ वो उत्तराखंड में हो सकता है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है उत्तराखंड में तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी में वो मंत्री से आगे नहीं जाने वाले थे, बेटे को मंत्री पद नहीं मिलने वाला था। तो ये सब गुणा भाग करने के बाद उनको लगा कि ये रिस्क लेने लायक है कि अगर कांग्रेस में चले जाएं और कांग्रेस की सरकार बन जाए तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, और उस मंत्रिमंडल में बेटा भी बन सकता है। कांग्रेस में ऐसी कोई रोक नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई परिपाटी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो रिस्क लिया और जो हरीश रावत ने बोला, तो हरीश रावत ने एक तीर से कई निशाने किए। एक, खुद त्याग की मूर्ति बन गए, पहले से ही घोषणा कर दी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा लेकिन परोक्ष रूप से मतलब वही है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। तो अगर सरकार आ गई तब भी नहीं बनेंगे, और नहीं आई तो भाई और कहने को होगा कि देखिए हम तो पहले से ही जो है हमने मुख्यमंत्री पद का लालच छोड़ दिया था। दूसरा, अपने सारे विरोधियों को उन्होंने यशपाल आर्य नाम के इस एक कार्ड से चित कर दिया। अब दलित होने के कारण यशपाल आर्य के नाम का कोई विरोध नहीं कर सकता है। वही हो रहा है उत्तराखंड में जो चरणजीत सिंह चन्नी के बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथियों का हुआ है। अब सिद्धू के लिए कांग्रेस से तो मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं रह गया। अगर कांग्रेस मान लीजिए कि आती है 2022 में, आएगी कि नहीं आएगी कोई नहीं जानता है, तो सिद्धू तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे। और उनका वो फ्रस्ट्रेशन बार बार निकलता रहता है। हालांकि अभी तक हाईकमान ने यह भी तय नहीं किया है कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं या नहीं हैं। उनका इस्तीफ़ा न तो मंजूर हुआ है न तो नामंजूर हुआ है। हाईकमान की ओर से ये कोई बात नहीं ऐसी कही गई है कि उनका इस्तीफ़ा रिजेक्ट कर दिया गया या नामंजूर कर दिया गया। तो अभी सिद्धू को लेकर वहाँ जो है वो भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यशपाल आर्य के जाने से बीजेपी को नुकसान हुआ है। अब उस नुकसान की वो भरपाई चुनाव तक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये अभी बताना मुश्किल है। इन दो लोगों के साथ बीजेपी का एक एमएलए भी दिल्ली आया था, इन लोगों के साथ ही 3 दिन रहा, और उसको भी ज्वाइन करना था कांग्रेस इनके साथ ही। लेकिन बीजेपी ऐसा लगता है कि उसे समझाने बुझाने तोड़ने में कामयाब रही है, फिलहाल नहीं गया। हालांकि हरीश रावत कह रहे हैं कि वो बीजेपी का विधायक भी दिवाली के बाद कांग्रेस में शामिल होगा। तो इधर से दांव चला गया है, तो आप तैयार रहिए, उधर से भी कांग्रेस से भी कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पार्टी इसकी कोशिश निश्चित रूप से करेगी। इसका जवाब देने के लिए
ज़रूरत है ये ज़रूरी नहीं है। इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस के लिए, क्योंकि चुनाव से पहले आम तौर पर धारणा ये रहती है कि जिस पार्टी में अगर रूलिंग पार्टी से लोग निकलकर विपक्ष में जा रहे हैं, विपक्षी दल में जा रहे हैं, जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल है, जो सत्ता का दावेदार है, तो इसका मतलब उसकी संभावना ज़्यादा बन रही है। ये परसेप्शन बीजेपी नहीं बनने देगी उत्तराखंड में, उसके लिए पूरी कोशिश करेगी। इसी कोशिश के तहत पुष्कर सिंह धामी कुछ दिन पहले यशपाल आर्या के यहाँ नाश्ता करने गए, 1-1.5 घंटे बातचीत की, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि बात तो सौदे की थी। सौदा उधर ज़्यादा आकर्षक था, इधर जो था उससे ज़्यादा मिल रहा था। तो इसलिए जो है ये उनको लगा, यशपाल आर्य को, कि उधर जाना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अक्सर बड़ा कांटे का मुकाबला रहा है। 1-2 सीटों से मामला इधर से उधर हो जाता है। 2012 में बीजेपी जीतते जीतते हार गई थी। अगर खंडूरी अपना चुनाव ना हारे होते, बीसी खंडूरी, तो शायद बीजेपी की सरकार बन गई होती। लेकिन राजनीति में ऐसे ही होता है। पर 2017 में बीजेपी को उत्तराखंड में पहली बार इतनी निर्णायक जीत मिली, 70 में से 57 सीटें मिली। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इन 4.5-5 सालों में पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे राज्य होने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है, जहाँ जब से राज्य बना है राजनीतिक स्थिरता रही है। झारखंड की स्थिति सबसे खराब रही, उसके बाद उत्तराखंड। तो यशपाल आर्य का जाना बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में, ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। जो एक स्थिति बन रही थी, माहौल बन रहा था कि पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद से बीजेपी लगातार इम्प्रूव कर रही है, उसकी स्थिति बेहतर होती जा रही है, उसमें एक ब्रेक तो लग गया। अब ये इस ब्रेक को हटाकर फिर गाड़ी स्पीड पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, ये आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कांग्रेस ने बीजेपी को एक झटका तो दिया है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।